करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक की। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाएगी और ये नौकरी HKRN के तहत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को हमने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना भी अनिवार्य कर दिया है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। इसमें विशेष तौर पर 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने दंगा पीड़ितों के परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और ये नौकरी HKRN के तहत दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को स्वीकार किया जाता है, उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि प्रदेश के अंदर जो श्रमिक हैं उनको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिसके बाद कई मुद्दों पर कैबिनेट ने अपने मुहर लगाई है। कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई है। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, हाँ, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा। कोई करना चाहे करे ना, जो नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर ओवर टाइम करता है उसको डबल चार्ज किया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, कैबिनेट की फैसलों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर जो फैसला कैबिनेट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों से जुड़ी ली है, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इसका लाभ कई परिवारों को हासिल होगा। क्या इस कैबिनेट के फैसले में ये स्पष्ट हुआ है कि कितने परिवार हैं उनको चिन्हित किया गया है, कितने परिवार को ये रोजगार देगा, उसका आधार क्या रहेगा?
हालांकि इस बैठक में परिवारों को चिन्हित नहीं किया गया, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं बताया गया सरकार की ओर से कि कितने परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब ये फैसला किया गया है उसके बाद जब चिन्हित भी इन परिवारों को किया जाए, क्योंकि पिछले मानसून सत्र में मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी जो दंगा पीड़ित हैं उनको नौकरियां देने के बारे में, और उसके बाद बहुत से जो दंगा पीड़ित जो परिवार थे, जो आश्रित थे, उनको चंडीगढ़ बुलाया गया था, उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिए गए थे। लेकिन अब उसी नियम में संशोधन किया गया है, यानी अब मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि जो लोग जिनकी मौत हरियाणा के बाहर भी हुई है, क्योंकि जो सिख दंगे हुए थे वो सिर्फ दिल्ली हरियाणा में नहीं बल्कि और भी कई इलाकों, पंजाब में भी हुए थे और भी आसपास के कई इलाकों में दंगे भड़के थे और उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। तो मुख्यमंत्री की ओर से आज ये साफ किया गया है कि अगर किसी की मौत हरियाणा से बाहर भी हुई है लेकिन वो हरियाणा का निवासी था तो उसको भी एचकेआरएन के माध्यम से जो नौकरी दी जाएगी और उसकी नौकरी 58 साल तक जो है वो नौकरी रहेगी, कोई उसे नौकरी से निकाल नहीं पाएगा, यानी कि पक्की नौकरी जो है एचकेआरएन के माध्यम से उन परिवारों को दी जाएगी। और अब क्योंकि ये बात सामने आई है, ये संशोधन किया गया है, अब इसके बाद जो परिवार हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा। जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके किसी सदस्य की जो मौत थी वो हरियाणा के बाहर हुई थी 84 के दंगों में, तो अब उन परिवारों को से भी आवेदन जो है सरकार की ओर से मांगे जाएंगे। और जब वो लोग आवेदन करेंगे तो वो भी एक संख्या सरकार के पास आ जाएगी कि आखिर अब कितने परिवार हैं जिनके आश्रितों को नौकरी जो है सरकार की ओर दी जाएगी और ये नौकरी एचकेआरएन के माध्यम से दी जाएगी। और इस तरह तमाम एजेंडों पर जो है चर्चा की गई और उसमें ज़्यादातर जो एजेंडे हैं वो पारित भी कर दिए गए और तमाम एजेंडों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी, चाहे वो 84 दंगा पीड़ितों की नौकरी देने की बात हो या श्रमिकों की बात हो, टीचर्स की बात हो, कई तरह की जो एजेंडे बैठक में रखे गए और उन्हें पारित किया गया और उन सब के बारे में मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई। लेकिन बिल्कुल ये खास बात रही कि जब सिख दंगा पीड़ितों का फैसला सरकार की ओर से किया गया था, उनको नौकरी देने का फैसला किया गया था, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी और अब उसमें संशोधन करके एक कदम और सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया है। यानी उस समय जो हरियाणा के लोग थे, हरियाणा के निवासी थे लेकिन उनकी मौत हरियाणा से बाहर हुई, पंजाब में हुई या दिल्ली में हुई, उनको भी सरकार जो है एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी देगी और सेवा की गारंटी के तहत ये नौकरी जो है दी जाएगी। यानी उन्हें 58 साल की उम्र तक, यानी रिटायरमेंट की उम्र तक कोई निकाल नहीं सकता। तो इस तरह की एक पक्की नौकरी उन्हें उन परिवारों के आश्रितों को दी जाएगी और एक परिवार से एक नौकरी सरकार देगी, जिसमें परिवार खुद ये तय करेगा कि अपने परिवार में से किस सदस्य को नौकरी पर का नाम आगे भेजा जाएगा। वो परिवार खुद तय करेगा, जिसका भी नाम परिवार की ओर से भेजा जाएगा उस व्यक्ति को सरकार नौकरी देगी। क्योंकि 84 के ये बात 1984 की बात है और उसके के बाद एक परिवार जो है वो आगे बढ़ जाता है, परिवार का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, सदस्यों की संख्या उसमें बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी परिवार को सौंपी गई है कि परिवार एक सदस्य को एक का नाम सरकार के पास भेज सकता है और परिवार जिसका भी नाम भेजेगा उसको उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जो अनुभव होगा, जो पढ़ाई होगी, उसके आधार पर जो है नौकरी जो है वो सरकार को ये ठीक है। और ये विजय, ये एक और जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो शिक्षक हैं उनको इस पॉलिसी से कैसे फायदा होगा? बिल्कुल, इसमें भी एक महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो किया गया है। इससे पहले हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार चला रही थी, जिसमें शिक्षकों को ये फ़ायदा था कि वो अपनी मर्जी से जहां वो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते थे और उसके हिसाब से उन्हें वो ट्रांसफ़र दे दिया जाता था। लेकिन इसमें सरकार ने एकदम और आगे बढ़ाया है टीचर्स को सुविधा देने के लिए। उसके अंदर एक जोन सिस्टम होता था, उस जोन सिस्टम को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। जोन सिस्टम का मतलब ये होता था कि सरकार हर इलाके में जोन को बांट देती थी और उस जोन में कई शहरों गाँव के जो कई सारे स्कूल आते थे और टीचर एक जोन को सिलेक्ट करता था और उस जोन में किसी भी एक स्कूल में टीचर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन सरकार ने अब जोन को ख़त्म कर दिया है। अब जो टीचर है वो सीधा किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकता है जिस स्कूल में वो ट्रांसफ़र चाहता है और उसके लिए उसे हालांकि विकल्प भी दिए जाएंगे कि 2-3 विकल्प अलग होंगे कि एक स्कूल में उसको ट्रांसफ़र वो चाहता है, लेकिन अगर वहाँ पर जगह ना हो तो अन्य स्कूल आसपास का कोई और स्कूल अगर वो चाहता है, यानी एक सीधा वो अपने स्कूल पर सीधा अप्लाई कर सकता है कि जिस स्कूल में उसे अपना ट्रांसफ़र करवाना है। जोन जो सिस्टम था उसको अब ख़त्म कर दिया गया, जिससे टीचर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अपनी मर्जी से वो स्कूल भर सकेंगे और उन स्कूल में उस टीचर्स को जो ट्रांसफ़र है उसका वो कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। इससे पहले जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी शुरू की थी उससे भी टीचर को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि टीचर जो कागजी कार्रवाई से बच गए थे। कई बार कुछ लोग सिफारिश लगवा कर अपने मनपसंद जो स्कूल है या स्टेशन है उनको चुन लेते थे।
और कई लोगों को जहां उनका घर है, जहां परिवार है, उससे काफ़ी दूर की जगह ट्रांसफ़र मिलता था, यानी काफ़ी समस्या थी टीचर्स को। लेकिन ऑनलाइन पॉलिसी आने के बाद वो समस्या खत्म हो गई और अब जोन की जो विकल्प था जोन का, वो खत्म कर दिया सरकार ने। यानी अब टीचर जिस स्कूल में चाहें उसी स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं, जिससे टीचरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अपनी मर्जी से वो अपने घरों के आसपास, जहाँ उनका घर है, परिवार है, उनके आसपास के स्कूलों में वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इससे पूरे प्रदेश के जो टीचर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। जी, एक और फैसला हुआ है विजय, जिसमें ये कहा गया है कि जो श्रमिक हैं उनको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। क्या ये असंगठित श्रमिक हैं जिसके बारे में कैबिनेट ने सोचा है, विचार किया है? और जो असंगठित श्रमिक हैं, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनको किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से जो नियम है जो कंपनियों को देना चाहिए, मिनिमम वेजेस होते हैं, उसके साथ साथ कई सारी सुविधाएं होती हैं, वो उनको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती हैं। तो संभवतः सरकार इस नियुक्ति पत्र के जरिए सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके पास एक फिगर आ जाए कि कितने असंगठित मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं, और उनको क्या कुछ बेनिफिट कंपनी या जो ठेकेदार करवा रहा है वो क्या दे रहा है। संभवतः यही होगा सरकार की मंशा। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के कारखानों में, चाहे हम फरीदाबाद, गुरुग्राम की बात करें या इसके अलावा हम यमुनानगर की बात करें, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर जो बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं, हज़ारों श्रमिक काम करते हैं, और उन ऐसे बहुत से श्रमिक होते हैं जिनको कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता। लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं, उन्हें मनचाही जो सैलरी है वो नहीं मिल पाती, कई बार उनका शोषण होता है। तो कहीं ना कहीं उसी बात को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इस तरह के फैसले किए हैं, और ये कहा है कि नियुक्ति पत्र उनको देना होगा, आई कार्ड भी उनको देना होगा, ताकि जो श्रमिक काम कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड हो। अगर कंपनी किसी भी श्रमिक का शोषण करती है तो वो अपनी आवाज़ को आगे उठा सके और ये दिखा सके कि वो उस कंपनी का कर्मचारी है और उस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसे कितनी सैलरी मिल रही है, उसके पास उसका पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है, और इसके अलावा उसके पास नियुक्ति पत्र है। तो यानी एक कानूनी तौर पर मजबूत करने की कोशिश यहाँ श्रमिकों की गई है ताकि उनका कोई कंपनी शोषण ना कर पाए। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक और बात जो है वो सरकार की ओर से कही गई है कि अगर कोई श्रमिक है वो ओवर टाइम करता है तो उसे ओवर टाइम करने के बदले जो डबल सैलरी जो है वो मिलेगी। प्रति घंटा उसे एवरेज जितने रुपए मिलते हैं, अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसके दोगुने पैसे कंपनी को देने होंगे अगर कंपनी उससे ओवर टाइम करवाती है तो। और जो ओवर टाइम है वो भी 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे के आसपास कर दिया है। यानी अब श्रमिक ज़्यादा ओवर टाइम जो है वो कर पाएंगे, जिससे श्रमिकों को और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ओवर टाइम करने पर उन्हें डबल सैलरी मिलेगी घंटों के हिसाब से। तो ये भी सरकार ने एक फैसला किया है। और कंपनी जो प्रबंधन है, जो कारखाना प्रबंधन है, उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, जो पहले से नियम जारी हैं वो तो पालन करना होगा, लेकिन उसके बाद हर कर्मचारी जो भर्ती हो कारखाने में उसे नियुक्ति पत्र भी देना होगा और उसका आई कार्ड भी बनवाना होगा। और उसके साथ साथ अगर वो ओवर टाइम कंपनी उससे करवाती है तो उसकी जो सैलरी है उससे डबल के हिसाब से उसे पैसे देने होंगे। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले सीएम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पहचान आज पूरे विश्व में बनी है। कुरुक्षेत्र की भूमि में लाखों की संख्या में लोग गीता पर मंथन और चर्चा करते हैं। स्वामी ज्ञानानंद महाराज प्रेम और सद्भाव की प्रतिमूर्ति हैं। आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव के भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व में दुनिया के लोग इस पवित्र वाणी से जुड़ रहे हैं। इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है
कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। ये पहली बार यह महोत्सव 21 दिन चलेगा।